So good evening everyone, welcome back to Tanu Chahar Academy. This is a new video which is related to defense knowledge. As you all know, हम लोग यहाँ पर SSB के लिए preparation कर रहे हैं and we are also preparing for some examinations which are related to defense like CDS is there, FCAT is there, CAPF is there. So जो भी defense knowledge आपके एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, आई मेक श्योर कि आप यहाँ से जो भी कवर करो वो आप एग्ज़ाम में ईजीली उसको टैकल कर पाओ. So in this video we are going to cover a very important topic which is very important for SSB and also important for defense examinations. So first of all let me introduce the topic which is the major wars जो इंडिया ने लड़ी हैं and इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. वॉर का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है, कब से स्टार्ट हुई कब ख़त्म हुई, एंड अगर आप इंडिया में रह रहे हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशंस तो जिस वॉर में इंडिया इन्वॉल्व था वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए. क्या फाइनल वर्डिक्ट रहा, उस टाइम पे लीडरशिप क्या थी, लीडरशिप इन द सेंस प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ वो कौन थे. ये एसएसबी में इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं. फिर आपके परमवीर चक्र जो अवॉर्डीज़ हैं, ठीक है, 21 PVCs हैं टोटल. तो हर एक वॉर में से लाइक देयर आर 4 वॉर्स इन 1 कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें से कौन कौन से अवॉर्डी हैं जिनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे एंड आई एम श्योर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले देयर इज़ अ टाइम लाइन जो आप सबको पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया ने कौन कौन से वॉर में वो इंडिया इन्वॉल्व रहा है एंड कौन कौन सी वॉर में इंडिया का फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें लाइक एक अगर हम लोग जनरल टाइमलाइन बनाएं तो इट इज़ 1947 टू 99. उसके बाद में ऐसे जनरलाइज्ड अब तक कोई वॉर नहीं हुई जो हम बोल सकते हैं कि इंडिया ने एज अ वॉर डिक्लेयर करी है, गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर करी है, ठीक है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड अ कॉन्फ्लिक्ट. तो आप लोग देखोगे कि 1947-48 दिस इज़ अ वॉर, ठीक है. देन 1962 दिस इज़ अगैन अ वॉर. 1965 1971 मतलब 1947 से एंड 71 तक जो 4 वॉर्स हुई हैं उनको हम लोग वॉर्स बोल रहे हैं. वाई? बिकॉज वॉर्स में हम लोग एक सिंपल चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि उसकी कंट्री जो है वो एक वॉर में है, ऑफिशियली दे आर इन द वॉर. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से ये डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है. अब यहाँ तक डिक्लेरेशन आया है बट 1999 में जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको हम लोग कभी कभी कारगिल वॉर बोल देते हैं. तो वॉर नहीं बोलना है क्योंकि वॉर क्या होता है जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, बट इन दिस केस गवर्नमेंट ने कभी डिक्लेयर किया ही नहीं कि जो 1999 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो एक वॉर है, ठीक है. सो लेट्स सी अगैन अ टाइम लाइन, ठीक है. 1947-48 जो है वो फर्स्ट वॉर है, राइट. सी 1947-48 जो है वो फर्स्ट वॉर रही है एंड 1962 दिस इज़ द सेकेंड वॉर जहाँ पे इंडिया जहाँ पे इन्वॉल्व रही है. एंड आपको इनके साथ में ओपोनेंट्स भी पता होने चाहिए किसके साथ में ये वॉर हुई है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे बहुत ईजी है, बस एक चाइना है बाकी सब में पाकिस्तान है. देयर आर 2 नोटोरियस नेबर्स जिनसे हम लोग डे टू डे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं. अभी भी जनरली जो हमारे LOC है, LAC है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर्स हैं, जो जिन नेबर्स के साथ में हम बॉर्डर्स शेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल नेबर्स हैं. चाइना एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली सबको पता रहता है, बट यहाँ पर वॉर्स कौन कौन सी हैं जिनके साथ में वो वॉर्स जिनके साथ में चाइना इन्वॉल्व था, ठीक है, जिस वॉर में चाइना इन्वॉल्व था, एंड वो वॉर जहाँ पे पाकिस्तान इन्वॉल्व है. तो टोटल मैंने आपको 4 वॉर्स बताई हैं एंड एक कॉन्फ्लिक्ट बताया है. तो बस एक, ठीक है, दिस 1962 दिस इज़ द वॉर जहाँ पर चाइना इन्वॉल्व था, ठीक है. बाकी 1965, 71 एंड 1999 इन सब में कौन इन्वॉल्व है? पाकिस्तान इन्वॉल्व है एंड पाकिस्तान इज़ आर वेरी हॉस्टाइल नेबर, ठीक है. अब जितनी भी चीज़ें होती हैं हम लोग अभी ऑफिशियली वॉर्स नहीं कर रहे हैं, बट सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं आपके, जितने भी ऑपरेशन सिंदूर है, दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू पाकिस्तान. वाई? बिकॉज दे आर ऑलवेज सेंडिंग देयर इनफिल्ट्रेटर्स, देयर टेररिस्ट इन आवर कंट्री. तो दैट्स वाई उनको जवाब देना ज़रूरी है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, ठीक है. सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे 1947-48 वॉर से. तो इसके बारे में और इससे रिलेटेड एक मैंने
स्टोरी फॉर्मेट में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपको थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में देखना है तो आप वो देख सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने जनरलाइज टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे हम सारी वॉर्स को कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहली है फर्स्ट इंडो पाक वॉर। यहाँ से स्टार्ट होती है इंडिया एंड पाकिस्तान की दुश्मनी, ठीक है। आपको पता होगा 1947 में, 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गए थे। इंडिपेंडेंस किससे मिली थी हमें? हमने ली थी इंडिपेंडेंस, हमने ली थी ब्रिटिशर्स से, ठीक है। जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका रोल रहा है। तो 1947 में बोथ कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट। उसके बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी से डिवाइड किया, बट ना तो पाकिस्तान को इस चीज़ में खुशी थी, ठीक है, ना ही इंडिया इस चीज़ से कुछ खुश था। दो हिस्से कर दिए पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। बीच में 1600 किलोमीटर लंबी इंडियन टेरिटरी है, ठीक है। आप देख सकते हो कितना अजीब बॉर्डर बनाया हुआ है। केवल मुस्लिम पॉपुलेशन, केवल रिलीजन के बेसिस पे आपने ये तक नहीं देखा कि स्पीकिंग जो उनकी लैंग्वेज है वो क्या है, ठीक है। बाद में ये डिफरेंस आपको पता है 1971 में बांग्लादेश अलग हो जाता है, बट फिर भी जो 1947-48 की वॉर थी, इट वाज ऑल रिलेटेड टू टेरिटरी, ठीक है, इट वाज ऑल रिलेटेड टू कश्मीर। यहीं से स्टार्ट होता है आपका कश्मीर इशू। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, अगर आप पहले से जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं, क्या टाइमलाइन है। तो देखो 22 अक्टूबर 1947 को ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको 2 ईयर्स दिख रही हैं, 47-48, एंड दिस इज़ द वॉर आउट ऑफ 4 वॉर्स जो सबसे लंबी चली है, ठीक है। 1947 अक्टूबर से स्टार्ट होके एंड ये ख़त्म हुई 1949 1 जनवरी को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे लंबी चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट है, द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 नेशंस, ठीक है। यहाँ पर ये जो वॉर है इसमें इसी से स्टार्ट होता है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर जिसके पीछे आज तक पाकिस्तान पड़ा हुआ है एंड इंडिया उसको कभी भी नहीं देगा, तो वो वॉर जो है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइक व्हाट इज़ द यहाँ पे ऑर्डर क्या है, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे जो ये वॉर्स हैं इनके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। रीज़न किस वजह से हुआ, देन कौन कौन सी लीडरशिप, क्या लीडर्स इन्वॉल्व थे उस टाइम पे, ठीक है, पीएम कौन थे, बाकी मिलिट्री लीडर्स कौन थे। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स। आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ टोलोलिंग, ठीक है, फिलोरा के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें किस किस वॉर से इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। देन उसके बाद में पीवीसीज। तो दिस इज़ द सिंपल ऑर्डर। अब यहाँ पर एक मैंने स्टोरी जैसा बना रखा है। देखो सबसे पहले इंडिया एंड पाकिस्तान अलग होते हैं 1949 में, राइट। सो 1947 में, आई एम सॉरी, 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान अलग होते हैं। उसके बाद में अब जब अलग होते हैं तो वहाँ पर इंडिया जो था, जैसे अभी स्टेट्स हैं, इंडिया पहले ऐसा नहीं था। इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। इंडिया जब बना था उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। अब प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने ये एक ऑफ़र दिया कि या तो आप पाकिस्तान के पास जाओ, या पाकिस्तान के साथ में आप मिल जाओ, उनकी टेरिटरी बन जाओ, या आप इंडिया के पास चले जाओ, ठीक है, उनकी टेरिटरी बन जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। अब आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत सारे किस्से पता होंगे, जिसमें आपने सुना होगा कि कैसे उन्होंने हैदराबाद को इंडिया में मिलाया, ठीक है। बाकी कुछ टेरिटरीज ऐसी थी, लाइक स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर। कश्मीर में को रूल कर रहे थे महाराजा हरी सिंह, ठीक है। तो ही वॉज वेरी मच कन्फ्यूज कि ना तो वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, ना वो जाना चाहते हैं इंडिया की तरफ। अब ये एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो इंडिपेंडेंट रहने की डिक्लेरेशन कर देता है कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसली स्टेट थी, JNK का प्रिंसली स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पर महाराजा हरी सिंह चाह रहे थे कि वो अपने इस प्रिंसली स्टेट को इंडिपेंडेंट रखें, दोनों में से किसी भी कंट्री में उनको ज्वाइन ना करें, ठीक है। बट पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान को चाहिए और ज़्यादा टेरिटरी चाहिए। पाकिस्तान चाह रहा था कि जैसे हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़, इन सबको इंडिया अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा है, वाई के नॉट आई, ठीक है, मैं कश्मीर को अपनी तरफ ले सकता हूँ। तो उनके पास ऑप्शन था कि कश्मीर जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, इस चीज़ का जोर देके वो कश्मीर को अपने पास रख लेंगे। एंड व्हाट दे प्लान कि यहाँ पर उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऑपरेशन क्या था, इसमें क्या हुआ था कि जो ट्राइबल्स हैं, पाकिस्तानी ट्राइबल्स हैं, मोस्टली जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, ठीक है, वहाँ से
ये जो ट्राइबल्स हैं उनको इन लोगों ने भड़काया एंड उन लोगों को बोला कि आप लोग हमारे लिए लड़ोगे किससे, जो हरी सिंह की फोर्सेस हैं, क्योंकि अब कश्मीर को रूल कौन कर रहा है, हरी सिंह कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास आई, वो भी हरी सिंह के पास ही आई। तो उनकी फोर्सेस से लड़ना है। अब इन्होंने ये ट्राइबल लोगों को भेज दिया, ठीक है, पश्तून लोग थे, एंड इन लोगों को भेज दिया एंड इन लोगों ने कुछ हद तक मुजफ्फराबाद एंड बारामूला को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। देन ये लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। अब महाराजा हरी सिंह फिर कंफ्यूज्ड कि ये लोग हरी सिंह की तरफ बढ़ रहे हैं, श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये आगे भी आ सकते हैं और मेरी पूरी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो उसके पास एक ऑप्शन बचता है कि क्यों ना मैं इंडिया के साथ में अकॉर्ड साइन कर लूँ एंड इंडिया के साथ में ज्वाइन कर लूँ, ताकि वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए, वो मेरी हेल्प के लिए आ जाए, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था कि मैं इंडिया से हेल्प मांगता हूँ, बट इंडिया ने यहाँ पे मौका देखा कि आप हेल्प तो मांग रहे हो बट आपको कुछ देना पड़ेगा। एंड क्या देना पड़ेगा, आपको हमारे साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट ही डिड, ही सॉट हेल्प फ्रॉम इंडिया। नाउ यहाँ पर इंडिया ने अगेन अपनी डिमांड रखी कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो एंड इंडिया में आप ज्वाइन कर लो, राइट। देन यहाँ पर उसी टाइम लाइक यू कैन सी 27 अक्टूबर 1947 को, यहाँ पे 22 अक्टूबर 1947 को ऑपरेशन गुलमार्ग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 27 अक्टूबर 1947 मतलब आप यहाँ पे मान लो 5 दिन बाद में ही इंडिया ने अपने सोल्जर्स एयरलिफ्ट कर दिए, कहाँ पे, श्रीनगर में, ठीक है। एंड यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से इन्वॉल्व होती है इंडिया, ठीक है। तो दिस वाज द होल स्टोरी कि हाउ वन कंफ्यूज्ड प्रिंस, जिसने पूरी की पूरी वॉर में अपना एक मेजर रोल प्ले किया है, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहले द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है, पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे, आपको सबको पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद में आते हैं आर्मी चीफ कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नेम्स हैं। सबसे पहले रॉबर्ट लॉकहार्ट है, ठीक है, जो अक्टूबर से दिसंबर 1947 तक थे। अब देखो 22 अक्टूबर को वो ऑपरेशन गुलमार्ग स्टार्ट हुआ, तब से लेकर दिसंबर 1947 तक ये चीफ थे आर्मी के, राइट। बट बाद में ये चेंज हो गए, कौन बन गए, रॉय बुचर, जो आपको पता है, मैंने आपको बाकी डिफेंस वीडियोस में भी पढ़ाया है, जहाँ पे मैंने आपको पूरी इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ा रखा है। तो जो लास्ट ब्रिटिशर जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो कौन थे, रॉय बुचर, ठीक है। देन कम्स आर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। यहाँ पे थॉमस एल्मर्स्ट जो थे वो यहाँ पे चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के। देन नेवी के चीफ जो थे वो थे जॉन टेलबोट, एंड ये यहाँ पर सारी की सारी लीडरशिप है। एंड आपको कमेंट से मुझे बताना है, लाइक लेटेस्ट मुझे ध्यान आ रहा है अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब तक थे, ठीक है, 5 स्टार रैंक होती है। अब बट अभी रिसेंटली वो चेंज हुए हैं, तो आपको मुझे नेम बताना है न्यू COAS का, ठीक है। कमेंट्स में देखते हैं किस किस को कौन कौन अपडेटेड है एंड कौन कौन अपडेटेड नहीं है, तो वो भी देख के मुझे बता सकते हो। ओके, मेजर बैटल्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहला था डिफेंस ऑफ श्रीनगर, ठीक है। अब डिफेंस ऑफ श्रीनगर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फर्स्ट PVC कौन थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनको फर्स्ट PVC भी मिला है, उनकी वजह से ये जो श्रीनगर एयरपोर्ट है, लाइक उनके आसपास वाला जो एरिया है वो लोग कैप्चर कर पाए थे, इंडियन आर्मी वाले लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट PVC जो है, आपको मैंने पढ़ाया है, PVC 21 PVCs पढ़ा रखे हैं। तो 21 PVCs में जो फर्स्ट PVC किसको मिला हुआ है, वो 1947-48 वॉर से ही मिला हुआ है, ठीक है। तो सब यहाँ पे मेजर बैटल थी जब श्रीनगर एयरपोर्ट को यहाँ पे बचाया था। देन बैटल ऑफ बडगाम, ठीक है, बैटल ऑफ नौशेरा, बैटल ऑफ जोजिला, एंड यहाँ पे जो पूंछ को काफ़ी टाइम तक सीज करके रखा हुआ था, उसको भी रिलीफ के लिए एक बैटल इंडियन आर्मी ने, अपनी इंडियन आर्मी की तरफ से काफ़ी टाइम तक बैटल चली थी, तो उसके लिए भी यहाँ पे है। सॉरी, दिस इज़ नॉट फॉर श्रीनगर एयरपोर्ट, दिस इज़ फॉर बैटल ऑफ बडगाम, ठीक है। जो फर्स्ट PVC है वो बैटल ऑफ बडगाम से रिलेटेड है, नॉट श्रीनगर एयरपोर्ट, ठीक है। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा, दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। अब किसी भी वॉर्स में क्या होता है, हम जब वॉर्स देखते हैं तो एक रिजल्ट होता है, या तो एक साइड जीत जाती है या फिर दूसरी साइड जीत जाती है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ भी दोनों साइड में से कोई नहीं जीता है, बीच में कोई सीज़फायर वगैरह साइन हो गई है, या फिर कुछ ऐसा मीडिएशन हो गई है, ठीक है। तो इस वाली वॉर का
एंड रिजल्ट क्या था? सी, यहाँ पर सीज फायर थी, सीज फायर साइन करवाई गई थी एंड किसने मीडिएट की थी? यूएन ने मीडिएट की थी। एंड दिस वाज द मेजर फ्लॉ। जब भी हम लोग पढ़ते हैं, लाइक लेक्चर्स में भी पूछा जाता है कि यूएन जो है, अगर यूएन मीडिएट नहीं करता कश्मीर इशू, तब सॉल्व हो जाता क्या? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे, लाइक ही टुक दिस इशू, कश्मीर इशू, टू यूनाइटेड नेशंस, तो उस चीज़ ने उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। अब ये चीज़ केवल इंडिया एंड पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी, ये वर्ल्ड लेवल पे पहुंच चुकी थी। तो वर्ल्ड ने अपने हिसाब से मीडिएट किया, सीज फायर लाइन ड्रॉ की। अगर हमारे हाथ में होता तो हम क्या करते? हम लोग ऑफेंसिव पोजीशन में जाके, लाइक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, देयर आर टू पोजीशंस, ऑफेंसिव पोजीशन में जाके हम पूरा कश्मीर वापस से कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब रिजल्ट क्या रहा? कितनी कितनी टेरिटरी, कितने कितने पार्ट जो हैं इंडिया एंड पाकिस्तान को दिए गए। तो जो कश्मीर है, जो टोटल JNK प्रिंसली स्टेट था उसका 2/3 पार्ट, जिसमें इन्वॉल्व आपके कश्मीर वैली, जम्मू एंड लद्दाख, ये इंडिया के पास में आया। एंड जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है एंड जो वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर है, POK रीजन जो है, ये किसके पास में चला गया? पाकिस्तान के पास में। यानी 1/3 पार्ट जो है पाकिस्तान के पास में गया एंड 2/3 पार्ट जो है वो इंडिया के पास में आया। तो ये जो 1/3 पार्ट है ये भी हमारे पास में होता अगर हम लोग UN में नहीं जाते इस इशू को लेकर, राइट। द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल अबाउट PVCs। तो इस वॉर से कौन कौन से PVCs इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट इज़ योर मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि कौन आपके फर्स्ट PVC हैं। तो ये बैटल ऑफ बडगाम से रिलेटेड है, ठीक है। देन नायक जादूनाथ सिंह, ठीक है, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह एंड लांस नायक करम सिंह एंड सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबर राणे। सो ही इज़ फ्रॉम कोर ऑफ इंजीनियर्स, तो ही इज़ द ओनली वन फ्रॉम कोर ऑफ इंजीनियर्स। बाकी ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट PVC कौन है, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। एंड आप लोग ये ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी एंड SSB के लिए भी। ओके, दिस इज़ अ फोटो फ्रॉम 1947-48 वॉर, जहाँ पर जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था, बाद में इसको हटाया गया प्रीफिक्स को। एंड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि एक मेजर बैटल थी जहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ जो ट्राइबल्स हैं वो लोग बढ़ रहे थे, बट उन लोगों से जो उनकी फोर्सेस थी, ट्राइबल फोर्सेस थी, उनसे वापस कैप्चर किया हमारे सोल्जर्स ने, ठीक है। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी तो आप यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, दिस इज़ द सेकेंड वॉर, अब वेरी इंपॉर्टेंट वॉर फॉर यू ऑल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि चाइना जो है हमारे साथ में उसकी प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि चाइना की प्रॉब्लम इंडिया के साथ में क्या है। क्या बॉर्डर इशू है, कोई नॉर्मल लिंग्विस्टिक इशू है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता रहता है, व्हाट इज़ द रीज़न, आप आज आपको सब पता लग जाएगा। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ योर इंटरनेशनल बॉर्डर, देन इज़ योर रेड क्लिफ लाइन, विच इज़ योर रेड क्लिफ लाइन एक्चुअली, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर एंड रेड क्लिफ लाइन। देन आती है आपकी LAC, ठीक है, देन सॉरी LOC, देन आती है आपकी व्हाट AGPL। दिस LAC इज़ फॉर चाइना एंड LOC इज़ फॉर दिस पाकिस्तान। तो यहाँ पे 3 बॉर्डर्स हैं हमारे, मतलब बॉर्डर तो एक ही है बट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब किस किस जो पार्ट है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ रीजन, मतलब गुजरात रीजन से स्टार्ट होके दिस एंड्स एट रन ऑफ कच्छ टू अखनूर, ठीक है। तो ये अखनूर पे एंड हो जाता है। अब अखनूर से स्टार्ट होती है आपकी LOC। अब मुझे आप कमेंट्स में बताओगे कि अखनूर से लेके कहाँ तक ये LOC है। देन उसके बाद में AGPL विच इज़ अ न्यू लाइन जो कि सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है, ये कहाँ से कहाँ तक आपकी स्टार्ट एंड एंड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी होगा वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इसका एंडिंग पॉइंट आपको बताना है। एंडिंग पॉइंट इज़ द पॉइंट जो हम बोलते हैं इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, राइट। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर अपनी सेकेंड वॉर को पढ़ते हैं, राइट। हमारी सेकेंड वॉर है 1962 की वॉर, जिसको हम बोलते हैं साइनो इंडियन वॉर, ठीक है। चाइना के साथ में ये वॉर हुई थी एंड
या इसका जो यहाँ पे टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, इट इज़ फ्रॉम 20 अक्टूबर 1962 टू 21 नवंबर 1962। तो ये पिछले वॉर जितनी लंबी नहीं है, ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर इसमें ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर कट विक्ट्री हुई थी चाइना की, ठीक है। यहाँ पर इंडिया ने लूज़ किया, दिस टाइम इंडिया लॉस्ट। वाई? बिकॉज यहाँ पे रीजंस थे, ठीक है, इंडिया प्रिपेयर्ड नहीं था, इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी, तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पे इस वॉर को हार गई। अब सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे ये वॉर स्टार्ट क्यों हुई। तो जो मेजर रीजंस हैं वो ऑब्वियसली हिस्ट्री से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा बिल्डअप होता जा रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में। जैसे हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम तुरंत किसी से लड़ाई नहीं कर लेते हैं, उसका पास्ट कुछ रहा होता है, हम पहले पास्ट में देख रहे होते हैं कि इसने ये किया है, इसने ये किया है, देन हम उसके सारे एक्शंस को गिनते जाते हैं। अब फिर उसके बाद में जब उसके एक्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, अब एक दिन आता है कि वो ऐसी कोई चीज़ कर देता है जो मे बी छोटी सी चीज़ हो, मे बी उसने आपको ऐसे टच किया हो, पर आपने उसे खींच के थप्पड़ मार दिया। वाई? बिकॉज आपको पता है कि इसने पीछे से बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा बिल्डअप होता जा रहा था, एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि जब इंडिया ने एक पॉलिसी निकाली जिसको जो चाइना है उसने बोल दिया कि यही एक इमीडिएट रीज़न है जिसकी वजह से चाइना ने अटैक किया। तो यहाँ पे अटैक भी चाइना की तरफ से किया गया था। सो व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है। अब मैंने बताया कि 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली, ठीक है। अब ये जो इंडिपेंडेंस आई थी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी। क्या अनक्लैरिटी थी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बॉर्डर से रिलेटेड था, ठीक है। इंडियन पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स थे, जैसे वो अनक्लियर थे, वैसे ही चाइना के साथ में जो बॉर्डर्स थे वो भी अनक्लियर थे। अब 1914 में, लाइक फर्स्ट थिंग वाज 1914 में हेनरी मैकमोहन, व्हाट ही डिड, ही साइंस एन एग्रीमेंट विद तिब्बत, ठीक है। अभी तिब्बत जो था 1914 में वो चाइना का पार्ट नहीं था, ठीक है। पहले वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था एंड इट वाज एक्टिंग एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बाद में जो चाइना है अराउंड 1950 उसको 1959 के बाद में अराउंड 1960s उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, बट ये जो है हमेशा से अलग इंडिपेंडेंट स्टेट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया ने एंड तिब्बत ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि उनके बीच में जो लाइन होगी, ठीक है, उनके बीच में जो बॉर्डर होगा जिसको हम लोग अभी मैकमोहन लाइन बोलते हैं, दैट बॉर्डर इज़ देयर फाइनल बॉर्डर, इसको हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। बट अभी चाइना जब तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसके अंदर अपनी मिलिट्री PLA भेज देता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो उसके बाद में वो बोलता है कि यहाँ पर जो भी ब्रिटिशर्स ने एग्रीमेंट साइन किया है वो एग्रीमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि तिब्बत को कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी लीगल राइट नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के साथ में कोई भी एग्रीमेंट साइन करे। वाई? बिकॉज दे थिंक कि वो उनका वेसल स्टेट है, यानी सबऑर्डिनेट स्टेट था, एंड उसके पास कोई भी हक नहीं था कि वो किसी और कंट्री के साथ में कोई भी बॉर्डर एग्रीमेंट को साइन करे। तो ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था वो गलत था। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी हम जिसे बोलते थे पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, यानी आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, वो सारा का सारा किसका है, चाइना का है, ठीक है। तिब्बत प्लस अरुणाचल प्रदेश, ये कौन क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है, बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो उनके किंग्स वगैरह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये तिब्बत प्लस अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, ठीक है। तो तिब्बत को के साथ में अरुणाचल प्रदेश भी इसका हिस्सा है, ये चाइना बोलता है। बट अकॉर्डिंग टू इंडिया हम लोग जो है हम मैकमोहन लाइन को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है दिस वाज द लाइन जो साइन की गई है बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट आता है 1959, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जो चाइना है, मैंने आपको बताया चाइना 1950 से ही ट्राई कर रहा था कि वो तिब्बत में घुस जाए एंड कैसे भी वहाँ पे लीडरशिप को हटा के खुद का कंट्रोल ले ले। तो जो तिब्बत में लीडरशिप होती है इट इज़ रिलीजियस लीडरशिप, दलाई लामा वहाँ पे जो होते हैं वो सेक्रेड लीडर होते हैं, जो रिलीजियस लीडर होते हैं। तो जब 14 दलाई लामा थे, ठीक है, अराउंड 1959, उन लोगों ने क्या किया, अपने लिबरेशन के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट चाइना। तो उस टाइम पे उनको दबाने के लिए मिलिट्री क्रैकडाउन किया गया बाय चाइना। अब ये जो मिलिट्री क्रैकडाउन था, इससे बचने के लिए जो दलाई लामा है उन्होंने रेफ्यूज मांगा, ठीक है,
वो चाहते थे कि इंडिया उनको रिफ्यूज दे, साथ उनके साथ में बहुत सारे लाइक लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम तिब्बत टुक रिफ्यूज इन इंडिया। एंड उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एग्री भी किया एंड उन्होंने यहाँ पे जैसे अभी एक्सट्रेडिशन लाइक अभी हुआ है जो यहाँ पे रिफ्यूज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में आपको पता होगा, शेख हसीना, उनको रिसेंटली 2024 में अगस्त में उन्होंने वो वहाँ से भाग कर आई एंड उनको यहाँ पे रिफ्यूज दिया गया। तो सिमिलरली जो दलाई लामा है उनको यहाँ पे रिफ्यूज दिया गया। तो ये भी एक फ्लैश पॉइंट बन गया, ये भी एक पॉइंट बन गया जहाँ पर चाइना ने बोला कि ये एक पॉइंट ऑफ एग्रेशन है, ये हमारे लिए बहुत गलत चीज़ है कि कोई दूसरी कंट्री एक ऐसे लीडर को सपोर्ट करिए जिसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये बन गया। अब ये सारा बिल्डअप हो चुका था, उसके बाद में एक और चीज़ होती है अक्साई चिन से रिलेटेड। लाइक इफ यू ऑल नो, इफ़ यू ऑल नो अबाउट अक्साई चिन, तो आपको हमारे इंडिया के बॉर्डर के बारे में पता होगा कि इंडिया का बॉर्डर जो है वो कैसा दिखता है एंड चाइना से क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं जो चाइना के पास हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कश्मीर की बात करें, सिंपली कश्मीर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, ठीक है, दिस इज़ द अक्साई चिन रीजन। ये जो अक्साई चिन रीजन है इसको पेट्रोल करने पहले इंडिया नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनहेबिटेड रीजन है, यहाँ पे कोई नहीं रहता था पहले, तो इंडिया ने इसको पेट्रोल करना नहीं चाहे क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, ठीक है। अब चाइना क्या करता है, चाइना सोचता है कि यहाँ पे ना तो इंडिया की प्रेजेंस है, तो कोई नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना रोड वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इस टेरिटरी को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो दिस वॉज द प्लान ऑफ चाइना। अब ये प्लान हो जाता है एंड वो अपना जो रोड बिल्डअप है वो स्टार्ट कर देता है एंड 1958 के अराउंड चाइना अपने मैप्स में अक्साई चिन को दिखाने लगता है एंड अपने रोड्स भी अक्साई चिन के अंदर से दिखाने लगता है। तो इंडिया को ये चीज़ तब पता लगती है कि ये जो रीजन है जिसको इंडिया अपना समझता आया है अब तक, अब इंडिया अपना कैसे समझ रहा था, इंडिया समझता था कि जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं, जो ब्रिटिश सर्वेज हैं, उनके अकॉर्डिंग इंडिया का ही पार्ट है अक्साई चिन, बट चाइना के अकॉर्डिंग, चाइना के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अक्साई चिन उनका पार्ट है। तो ये एक कन्फ्यूजन था, बट चाइना ने एक जो वॉइड था उसको कम्प्लीटली फिल किया एंड वॉइड में उन्होंने 1958 में ये शो कर दिया कि अक्साई चिन उनका रीजन है एंड जो यहाँ पे रोड बिल्डअप हुई है ये शो कर रही है कि जो चाइना है उन्होंने अक्साई चिन को अब पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बैकफायर हुआ जवाहरलाल नेहरू पर, ठीक है, जो डोमेस्टिकली ही वॉज क्रिटिसाइज्ड। क्यों? क्योंकि हमने अपना इतना बड़ा रीजन चाइना को दे दिया विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी वॉर। हमने इतना बड़ा जो एरिया उसको हम कैसे किसी कंट्री को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ से अपने गवर्नमेंट को हटाने के लिए, फिर इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए यहाँ पर एक फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी FPP, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने एक न्यू पॉलिसी रिलीज़ की। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे अक्साई चिन रीजन है, वहाँ पर छोटी छोटी पोस्ट बनाई जाएंगी। किसकी पोस्ट होंगी? इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी जो है ऐसे रीजन में जाएगी एंड वहाँ पे छोटी छोटी पोस्ट बनाएगी। उनके पास ज़्यादा वेपन नहीं था, कोई भी ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है। अब ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो यहाँ पर जाकर इंडियन आर्मी अगर रहेगी तो उनको हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से अच्छे वेपन्स एंड अच्छे जो क्लोथ्स हैं वो चाहिए, ठीक है, विंटर क्लोथ्स चाहिए। बट उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया एंड उनको भेज दिया गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ थी, ये चाइना को लगा कि ये एक तरफ से एग्रेशन है, ठीक है, ये एग्रेशन है एंड जो इंडिया है वो चाहता है कि जो चाइना है वो उनको लिटरली जवाब दे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी, इसको ही एक ऐसा फ्लैश पॉइंट, एक मेजर पॉइंट बना दिया चाइना ने कि ये फाइनल पॉइंट है, इसकी वजह से हम लोग इंडिया पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि दे आर कमिंग टू आवर टेरिटरी। सो दिस वॉज द रीजन साइटेड बाय हुम? चाइना। तो यहाँ पर ये इसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ, चाइना ने अटैक किया दोनों रीजन्स पे, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न रीजन बोलते हैं जब हम लोग चाइना का बॉर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका वेस्टर्न रीजन है, ये आपका ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न बॉर्डर रीजन है, जहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर टच हो रहा है। तो यहाँ से लेके एंड यहाँ तक ये लाइक इस साइड भी ये वॉर चल रही थी, इस साइड भी ये वॉर चल रही थी। इंडिया तब बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। यहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो छोटी छोटी पोस्ट में प्रेजेंट थे, ठीक है। एक
हमारे पास 13 सोल्जर्स हैं, उनके पास में 130 सोल्जर्स हैं, वो आ रहे हैं यहाँ से अपने बढ़िया इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं एंड हमारी पोस्ट पे हमला कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि कब तक इनको रोक पाएंगे। तो यहाँ पर इंडिया को इन दी एंड हार माननी पड़ी, ठीक है। और दूसरा, हमारी एयरफोर्स भी इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे बिल्कुल भी। एंड चाइना ऐसा करेगा, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू का जो कंसेप्शन था वो ये था कि जो हिंदी चाइनी भाई भाई ऐसा करके, हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे करके वो सोचते थे। बट ये जो चीज़ थी, हम लोग उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे एंड ये वॉर हो जाती है। अब उस टाइम पे लीडरशिप कौन थी? ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू वॉज देयर, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। एंड डिफेंस मिनिस्टर जो आपको यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बता रखा है, तो वी.के. कृष्ण मेनन, ठीक है, ये यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर थे। देन आर्मी चीफ जनरल प्राणनाथ थापर, ठीक है, पी.एन. थापर। एंड देन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एस.पी. इंजीनियर। एंड देन नेवी चीफ, ठीक है, वाइस एडमिरल भास्कर सदाशिव सोमन, ठीक है। तो ये आपको पता चल, यहाँ पे एयर चीफ मार्शल नहीं है, यहाँ पे एडमिरल नहीं है, तो इसका रीज़न जो है मुझे आप बताओगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। ओके, सो देयर इज़ अ मैप जहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, लाइक कॉमनली जो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा एरिया क्या है। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, ठीक है, दिस इज़ द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। अब इसमें ना ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो डिवाइडेड है छोटे छोटे पार्ट्स में। अभी आपको अगर पता हो तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दे आर नॉट स्टेट्स, दे आर द यूटीज़। इनको 2019 में यूटीज़ बना दिया गया था आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल्स 370। तो ये जो है, ये वाला पार्ट 1 and 2, this is the part of India. Let me change the color. See this 1 and this 2, this is the part of India. And this Gilgit Baltistan region, ठीक है, ये वाला रीजन, एंड यहाँ पर POK रीजन, दिस इज POK। मैंने आपको बताया था ना कि जब 1947-48 वॉर हुई तो 2/3 पार्ट जो है वो इंडिया के पास में आया था, 2/3 पार्ट, एंड 1/3 पार्ट पाकिस्तान के पास में गया था। तो दिस रीजन, लाइक दिस इज़ द रीजन जो आपके पाकिस्तान के पास में गया था, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड POK रीजन। देन कम्स अक्साई चिन, ठीक है, ये वो रीजन था मैंने आपको बताया जो इनहेबिटेड था, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। तो यहाँ पे इंडिया पेट्रोल नहीं करता है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो फिर पेट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कंट्री क्यों लेंगी इस रीजन को। बट चाइना जो है, उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस, अपनी सिविलियन प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ाई एंड इस रीजन को हड़प लिया। तो अक्साई चिन ये वो रीजन है जहाँ पे चाइना ने इलीगली अपनी रोड्स बनाई थी। तो अभी आपको ये मैप क्लियर होगा। और ये वाली जो लाइन है, दिस इज़ द लाइन LOC है, अखनूर से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म होती है, एक पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। देन आपकी LA से स्टार्ट होती है। ओके, अब मेजर बैटल्स, इस वॉर में से मेजर बैटल्स कौन कौन सी थी? तो नामकाशू, रेजांगला, वालोंग एंड सेला, ठीक है। रेजांगला के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इनके बारे में जाके पढ़ो क्योंकि यहाँ से हमारी PVCs हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे कौन सा PVC जो है वो रेजांगला से रिलेटेड है, एंड ही इज़ फ्रॉम राजस्थान। सो ये जो वॉर थी वो कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, अक्साई चिन एरिया में। देन ईस्टर्न सेक्टर जो तवांग रीजन है, ठीक है, सेला, वालोंग एंड बोमडिला। सो दीज वर द रीजन्स जहाँ पर ये वॉर चल रही थी, ठीक है। परमवीर चक्र जो यहाँ से एक ही मिला हुआ है, और मैंने रेजांगला के बारे में भी पूछा था। मेजर शैतान सिंह जो है, उनका हाथ इवन यहाँ पे इंजर हुआ था, उसके बाद भी ही वॉज फाइटिंग टिल हिज डेथ। तो ये इसलिए उनकी जो वीरता है उनके लिए उनको परमवीर चक्र दिया गया, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया था? ही लेड द लेजेंडरी स्टैंड ऑफ 114 मेन। सी द नंबर इज़ 114 एंड यहाँ पर उनके सामने थे 1000 चाइनीज़ सोल्जर्स। तो हम लोग एक तरफ हम लोग 114 लोगों के सामने हम लोग 1000 लोग रख रहे हैं, एंड फिर भी दे वर शोइंग दैट ब्रेवरी कि हम उनसे लड़ सकते हैं, ठीक है। वी डिडंट हैव दोज काइंड ऑफ एडवांस वेपन्स, दोज काइंड ऑफ क्लोथिंग जो हमें रिक्वायर्ड है। उनके पास फूड भी नहीं था, ठीक है। इतने ऑल्टीट्यूड में फूड ले जाने के लिए भी हमारे जो एयर स्ट्रिप थी वो डेवलप नहीं थी। सो दिस वॉज द थिंग। अब इसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा? तो ऑब्वियसली चाइनीज़ विक्ट्री, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि चाइनीज़ जो लोग थे, चाइनीज़ सोल्जर्स थे, उन्होंने यहाँ पे विक्ट्री ली थी। क्योंकि इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, एंड यहाँ पे चाइना ने यूनिलेटरल, क्योंकि विक्ट्री किसकी हुई है तो वो सीज़ फायर खुद ही डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि यहाँ पे सीज़ फायर डिक्लेयर किया है। एंड यहाँ पे कब सीज़ फायर डिक्लेयर किया? इट वॉज ऑन 21 नवंबर 1962। एंड उन्होंने जो LAC है, ठीक
ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इससे अपनी जो ट्रूप्स हैं उनको 20 किलोमीटर पीछे खींच लिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको, ठीक है। देखो दो पोर्शन मैंने आपको बताए थे, लाइक इफ इज इट विजिबल, लेट मी चेंज द कलर। सी, यहाँ पर दो रीजन्स थे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अक्साइचिन रीजन एंड दिस इज योर ईस्टर्न सेक्टर। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, ठीक है, इसकी जो लाइन है इसको LAC हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है इसको हम लोग LAC बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा था, मैकमोहन ने 1914 में, ठीक है, मैकमोहन ने 1914 में बॉर्डर डिसाइड किया था, बट चाइना उसको नहीं मानता है, तो चाइना ने अपने अकॉर्डिंग इसको भी LAC बोल दिया है, ठीक है। तो उन्होंने जब सीज़फायर साइन की थी तो उन्होंने बोला कि 20 किलोमीटर पीछे ले जाएंगे हम लोग अपनी ट्रूप्स को LAC से, तो उनके अकॉर्डिंग ये LAC नहीं, वो इस वाली LAC से पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस LAC में क्या होगा, इस LAC में कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं दे विल परमानेंटली रिटेन देयर फिजिकल पोजीशन, जो भी यहाँ पर रीजन है, एक्साइचिन रीजन है, यहाँ पर ही रहेंगे वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सीज फायर जो था वो चाइना की तरफ से था, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया इस वाले रीजन में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो एक्साइचिन उनकी टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी नहीं है। तो यहाँ पर LAC, जो ये वाली LAC अकॉर्डिंग टू चाइना, यहाँ से उन्होंने 20 किलोमीटर पीछे लिया अपनी ट्रूप्स को, हमारे अकॉर्डिंग ये मैकमोहन लाइन है, एंड यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। Okay, now this is the time to study the third war, 1965 war. Again, very important war, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो अब बहुत ज़्यादा नोटोरियस बन जाता है। वो सोचता है, उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है। देखो 1947-48 में उनसे कश्मीर छीन लिया गया, ठीक है, जिस इरादे से वो लोग आए थे कि हम लोग कश्मीर को ले लेंगे, एंड उनसे वो कश्मीर छीन लिया गया। अब वो लोग गुस्से से भरे हुए हैं, ठीक है। उनके पास एक मौका है कि 1962 में इंडिया वॉर हार चुका है, ठीक है। अब इंडिया वॉर हार चुका है तो इंडिया अभी कमज़ोर है, और इंडिया अपनी जो वेपन सिस्टम है, जो आर्मी है, एयरफोर्स, उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार उसने मॉडर्नाइज कर लिया तो हम लोग कभी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। बट अभी क्योंकि 1962 की वॉर हुई है, चाइना से लड़ाई हुई है, तो इंडिया अभी थोड़ा बहुत उसका मोराल डाउन है, सोल्जर्स का मोराल डाउन है, क्यों ना हम एक वॉर छेड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वॉर का ड्यूरेशन था 5 अगस्त 1965 टू 23 सितंबर 1965 अगैन, ठीक है। यहाँ पे 1965 में ये वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है। ये अब इस वॉर का जो स्टार्ट जो था वो तो पाकिस्तान ने किया, बट एंड इंडिया ने किया। एंड एक ऐसा एंड था जो इंडिया की रियल पावर को दिखाता है। लाइक आज तक हम लोग, आपने सुना होगा कि इंडिया इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व इन डिफेंस, ठीक है। हम पे कोई अटैक करेगा तो हम डिफेंड करेंगे, दिस इज़ द आइडेंटिटी और इमेज ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर जो वॉर थी, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिला रियल ऑफेंस, कि अगर इंडिया पे आप हाथ डालोगे तो इंडिया विल ऑल्सो कम टू योर टेरिटरी, एंड वो जो कर सकती है वो लाहौर तक जा सकती है, वो सियालकोट तक जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफेंसिव रोल इंडिया का देखने को मिला, एंड विक्ट्री किसकी हुई? इंडिया की विक्ट्री हुई थी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैसे स्टार्ट हुआ। तो 1947-48 में जो कश्मीर जो इशू था, उसके पीछे पाकिस्तान ने ये सोच लिया था कि इंडिया से मुझे वो कश्मीर कैसे भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 कश्मीर इंडिया के पास में है एंड 1/3 पाकिस्तान के पास में है। तो अभी भी इसके अंदर यही लगा हुआ था कि मैं कैसे भी ये कश्मीर को वापस ले लूँ। 1962 में चाइना की विक्ट्री हो जाती है, आपको पता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ पे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडोज खुल गई है, एंड मैं क्या करता हूँ अभी, लाइक उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे आयूब खान, ठीक है, था आयूब खान, एंड जो फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फ़िकर अली भुट्टो, उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑपरेशन जो जिब्राल्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। अब क्यों स्टार्ट करना है? जिब्राल्टर स्टेट के बारे में आपको पता होगा, कहाँ पे है जिब्राल्टर स्टेट, ठीक है। तो ये उसके नेम पे रखा गया है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है उसी के नेम पे ये ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया है। यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी विंडो है, लेट्स अटैक ऑन इंडिया। अब वो अटैक कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट अटैक। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक कोवर्ट ऑपरेशन टाइप ये ऑपरेशन था। इसमें उन्होंने 30,000 to 40,000 जो सोल्जर्स थे, जो ट्राइबल्स बन के, ठीक है, कैसे उन्होंने क्या डिस्गाइज किया हुआ था, लाइक दे वर डिस्गाइज्ड एज सिविलियंस और ट्राइबल्स। वो लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट उनको किया जाता है, ठीक है। जो कश्मीरी बॉर्डर है,
ठीक है। JNK का जो बॉर्डर है, कश्मीर का जो बॉर्डर है, वहाँ से इनको इन्फिल्ट्रेट किया जाता है इनटू इंडिया। एंड यहाँ पे इनका मोटिव क्या था कि यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, जो इंडियन लीडर्स हैं, उनको मारा जाए, जो कश्मीर में JNK में लीडर्स हैं उनको मारा जाए, नॉर्मल प्रोटेस्ट किए जाएँ, प्रो पाकिस्तान प्रोटेस्ट किए जाएँ, लोगों को भड़काया जाए। ये पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था कि इन 30,000 40,000 सोल्जर्स बहुत होते हैं, अगर ये पॉपुलेशन में जाके मिक्स हो जाएंगे तो जो यहाँ के लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, बट पाकिस्तान ने एक मिस कैलकुलेशन कर दी यहाँ पे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो थी उन्होंने एक मिस कैलकुलेशन की। क्या मिस कैलकुलेशन थी? उनको लगा कि ये जो सोल्जर्स हैं जो हमने डिस्गाइज करके भेजे हुए हैं, जो छुप कर गए हैं, इनको कोई पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ बट लोकल लोग जो थे वो हमारे लिए, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर पेट्रियाटिज्म था, ठीक है। दे वर लॉयल। उन्होंने जो भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, क्योंकि पहचान में तो आ ही जाते हैं अगर कोई न्यू बंदा आ रहा है एंड वो उसकी लैंग्वेज आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। दे वर उर्दू स्पीकिंग पीपल, दे वर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, दे वर गेटिंग इन्वॉल्व इन काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, तो आपको पता लग जाएगा। एंड आप जाके एज ए कश्मीरी उन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया एंड JNK पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर दिया। अब यहाँ से जो इंडियन आर्मी एंड JNK पुलिस है, जो पूरी अथॉरिटी है, सबको पता लग जाता है एंड वो लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, कोई उनसे पूछताछ नहीं, कुछ नहीं, दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पुशिंग बैक दीज इन्फिल्ट्रेटर्स। एंड इनको पुश बैक कैसे करना है, जो भी इन्फिल्ट्रेशन जहाँ से हो रहा है उस पाथ को ही बंद कर दो, ठीक है। यहाँ से फुल ऑफेंसिव रोल था। एंड इंडिया ने इवन हाजी पीर पास, वेरी इंपॉर्टेंट पास इन हिमालयाज, आपने पढ़ा होगा हिमालयस ज्योग्राफी में, तो हाजी पीर पास जो है इसको कैप्चर कर लिया। ये एक मेन सोर्स था, मेन रीजन था जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे थे, ठीक है। तो इस पास को भी कैप्चर कर लिया 1965 वॉर। ओके, तो अब पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो उन्होंने बड़े उम्मीद से लॉन्च किया था वो फेल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को पता लग गया, इंडिया के लोगों को पता लग गया। फिर ये लोग फिर एक ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। भाई रुक जाओ, देखो ऑपरेशन जिब्राल्टर आपका फेल हो चुका है, फिर उसके बाद में आप ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च करते हो। सो दिस इज पाकिस्तान, जो एक फेलियर के बाद में रुकता नहीं है। इट नोस कि वो फिर से हार जाएगा, इसलिए फिर से एक और ऑपरेशन लॉन्च कर देता है, ठीक है। यहाँ पर अब उसका प्लान क्या था कि अखनूर को जाके वो कैप्चर कर लेगा। सी अभी मैंने आपको बताया था कि आपका ये JNK रीजन है, यहाँ से जहाँ से LAC स्टार्ट होती है, जम्मू में अखनूर रीजन है जहाँ से LAC स्टार्ट होती है। तो अखनूर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर आप अखनूर को चोक कर दोगे तो जो पूरी कश्मीर वैली है, जो पूरा JNK रीजन है, यहाँ की जो लॉजिस्टिक्स है वो बंद हो जाएंगी। जो इंडिया से लॉजिस्टिक्स जा रही हैं, ठीक है, बाय रोड, अगर अखनूर को आप ब्लॉक कर दोगे तो वो जो लॉजिस्टिक्स हैं वो बंद हो जाएंगी, फिर आपको बाय एयर ही आप पहुँचा सकते हो। तो उनका प्लान क्या था कि अखनूर को हम जाके चोक कर देंगे। एंड यहाँ पर उन्होंने यूज़ की अपनी इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड कोर दोनों, ठीक है। टैंक्स लेके आए, अपने जो फुट सोल्जर्स उनको लेके आए एंड फुल जो यहाँ पे वॉर की तरह इन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। एंड इनको ये चाहते थे कि अखनूर को कैसे भी कैप्चर कर लें, ठीक है। बट एट दैट टाइम लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री थे, ही टुक अ वेरी ब्रेव डिसीजन, ही टुक अ वेरी गुड डिसीजन कि यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी इस वॉर में, ठीक है। 1965 में अगर आपको ध्यान हो एक मेजर चेंज हुआ था इंडियन एयरफोर्स में रिलेटेड टू द चीफ, ठीक है। एयर चीफ मार्शल जो हैं, अभी जो एक ही एयर चीफ मार्शल हैं अर्जुन सिंह, उनको यहाँ पे एक मेजर पोजीशन दी गई थी। अगर आपको याद हो, आपने वीडियो देखी हो इंडियन एयरफोर्स की जिसमें मैंने पूरी कंपाइल्ड वीडियो बना रखी है, तो आपको पता होगा कि क्या चेंज हुआ था। अब यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जो इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर कर देता है कि आप जाइए एंड इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाइए, एंड जो भी आर्मर्ड टैंक्स आ रहे हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, उनको आप टारगेट कीजिए। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एक मेजर रोल था, ठीक है। तो लीडरशिप कौन कौन इन्वॉल्व है? लीडरशिप में है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम। एंड देन इंडियन आर्मी चीफ जनरल जयंतो नाथ चौधरी, देन एयर मार्शल अर्जुन सिंह, ठीक है, द ओनली मार्शल ऑफ एयरफोर्स, ठीक है, एयर मार्शल अर्जुन सिंह, he was promoted in 1965, he was promoted to 5-star rank। इससे पहले जो रैंक होती थी वो 4-star रैंक होती थी, ठीक है। यहाँ पर एयर मार्शल की रैंक होती थी जो एयरफोर्स की चीफ की रैंक होती थी, बट एयर चीफ मार्शल
जो अभी 5 स्टार रैंक है, उसको कब बनाया गया? 1965 में। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा समझा जाता था कि जो इंडियन आर्मी है दिस इज़ द मेजर फोर्स, उसके जो सबॉर्डिनेट फोर्स हैं वो है इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, तो इसलिए उनके जो चीफ्स हैं उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। बट 1965 में एयरफोर्स ने दिखाया है कि दे आर अ सेपरेट फोर्स एंड दे हैव देयर सेपरेट वैल्यू। देन नेवी चीफ कौन थे? वाइस एडमिरल भास्कर सदाशिव सोम, राइट। ओके, अब यहाँ से परमवीर चक्र किस किस को, यहाँ पे परमवीर चक्र अवॉर्डी कौन है? सी 1965 में अपडेटेड नहीं है, मैं आपको अपडेट कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन। 1965 में हम लोगों ने 1962 का ही यूज़ किया हुआ है, 1965 में अभी अपडेट कर दूंगी, लाइक नेक्स्ट स्लाइड में मे बी है, लेट मी सी। यहाँ पर 1965 की जो वॉर है वहाँ पर हमारे पास 2 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ हैं। फर्स्ट इज योर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद एंड द सेकेंड इज लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशर बुर्जोजी तारापुर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो पीवीसीज हैं वो इस वाली जो वॉर है इससे रिलेटेड है। अब इसमें बैटल्स कौन कौन सी थी, इंपॉर्टेंट बैटल्स इनके नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज योर बैटल ऑफ असल उत्तर, ठीक है। यहाँ पर जो अमेरिकन मेड जो पाकिस्तानी टैंक्स थे, ठीक है, पैटॉन जो टैंक थे, उनको इंडिया ने इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया कि उसको हम लोग बोल सकते हैं लार्जेस्ट टैंक ग्रेवयार्ड, ठीक है। जो असल उत्तर की वॉर थी उसमें जो टैंक्स थे जो पाकिस्तान हमारी तरफ लेके आ रहा था उसको इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया। देन बैटल ऑफ फिलोरा, ठीक है, तो फिलोरा से आपको ओटीए ध्यान आ रहा होगा। देन बैटल ऑफ चाविंडा, ठीक है। देन द कैप्चर ऑफ द स्ट्रैटेजिक हाजी पीर पास, ये मैं आपको जस्ट अभी बताया था, हाजी पीर पास, ठीक है। परमवीर चक्र के बारे में हमने भी पढ़ा। एंड फाइनल वर्डिक्ट क्या था इस वॉर का? ऑब्वियसली इंडिया की विक्ट्री थी, ठीक है। मिलिट्री स्टेलमेट हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगैन इंडिया ने अपनी जो ट्रूप्स है उनको पीछे लिया, देन वही सीज फायर लाइन रह गई, ठीक है। तो इंडियन स्ट्रैटेजिक सक्सेस थी। स्ट्रैटेजिक सक्सेस तो ऑब्वियसली थी क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली जो भी चीज़ें होती हैं उनको कैप्चर किया, लाइक स्ट्रैटेजिक हमारा जो पास था हाजी पीर पास है उसको कैप्चर किया। देन यहाँ पर जो बोथ साइड्स हैं वो उन्होंने टेरिटरी कैप्चर की, दोनों साइड्स ने कुछ कुछ टेरिटरी कैप्चर की। एंड ये इंडिया का बहुत बड़ा एक विन था कि उन्होंने जो पाकिस्तान का ऑफेंसिव था, जो प्राइमरी ऑफेंसिव था, उसको न्यूट्रलाइज किया। एंड जो उसके फालतू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कश्मीर को कैप्चर करने के, वो उनको हमेशा से ही इंडिया डिस्ट्रॉय करता है। उनको ये बताता है कि कश्मीर इज़ नॉट योर्स, कश्मीर इज़ आर्स। देन यहाँ पे लाइक अगैन यूएन इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो यूएन है वो सीज फायर को मीडिएट करवाती है एंड इट वाज फॉलोड बाय अ यूएसएसआर मीडिएटेड ताशकेंट डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पर अगेन बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि हमारी जो कंट्री के लोग थे, हमारी जो कंट्री के सोल्जर्स थे, वो अखनूर की वॉर के बाद में दे फाइनली लॉन्च्ड ऑपरेशन जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर को इंडिया ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, यहाँ पे वॉयलेट किया था। एंड दे रीच टू लाहौर एंड सियालकोट। तो हम सोचो हम लोग लाहौर एंड सियालकोट तक पहुँच गए हैं, हमारे टैंक्स वहाँ तक पहुँच गए, लाहौर एयरपोर्ट के थोड़े से पास में हम लोग शेलिंग कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। एंड उसके बाद में यूएन का सीज फायर हो जाता है, ताशकेंट एग्रीमेंट हो जाता है एंड इंडिया वापस से अपने जो ट्रूप्स उनको पीछे ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्यों पीछे हटता है? क्योंकि हम लोग पहुँच गए थे लाहौर एंड सियालकोट तक। तो वहाँ तक पहुँचने पर अब पाकिस्तान को लगने लगा कि मेरी 2 प्रोमिनेंट टेरिटरी हैं वो इंडिया के हाथ में चली जाएंगी अगर मैं इस वॉर में कंटिन्यू करता हूँ तो। सो दिस वाज द फाइनल डिसीजन, सो दिस इज़ द थर्ड वॉर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इंडिया एंड पाकिस्तान की थर्ड वॉर को पढ़ रहे हैं। तो थर्ड वॉर है इंडियन पाकिस्तान की एंड इसको सेकेंड नेम दिया जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। एंड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल वॉर्स, जितनी भी हमने 4 वॉर्स पढ़ी हैं उनमें शॉर्टेस्ट है क्योंकि 13 डेज ही केवल चली है। यहाँ पे इंडिया ने अपनी जो स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है उसको दिखाया एंड अपनी जो ब्रेन पावर है, अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको दिखाया कि कितनी ज़्यादा केपेबल इंडिया की मिलिट्री है, इंडिया की नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, ठीक है। 1971 वॉर वॉज द वॉर जहाँ पे इंडिया ने अपनी मिलिट्री प्राउस को इतनी अच्छे से शो किया कि वर्ल्ड को पता लगा कि इंडिया के पास में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बांग्लादेश के लिबरेशन में हेल्प की। अब बांग्लादेश के लिबरेशन में इंडिया क्यों हेल्प कर रहा है? ठीक है, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट, लाइक बांग्लादेश इज़ नॉट आवर पार्ट, तो क्यों हेल्प कर रहा है? तो यहाँ पर रीजन्स जो थे ना वो थोड़े इनडायरेक्ट थे, ठीक है। क्या थे वो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि क्यों वॉर स्टार्ट हुई तो वही रीज़न थे, ठीक है। अब इसका डेट क्या था? लाइक 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये वॉर चला। तो यहाँ पे 13 डेज तक ये वॉर चला, शॉर्टेस्ट वॉर था, 1971 में स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर
लाइक हियर यू कैन सी द वेरी इम्पॉर्टेंट पिक्चर. क्या पिक्चर है ये? यहाँ पर आप देख रहे हो ये मिलिट्री 2 लीडर्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के. दिस इज ही इज़ फ्रॉम इंडिया एंड ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर साइनिंग सरेंडर. ठीक है, यहाँ पे सरेंडर एग्रीमेंट सेरेमनी हो रही है ढाका में इन बांग्लादेश. ठीक है, जहाँ पे लाइक व्हेन इट इज़ हैपनिंग ऑन 16th of December 1971, राइट? ओके, सो इसके बाद में अब हमें रीजंस पढ़ने हैं क्यों ये जो वॉर है ये क्यों स्टार्ट हुई. ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने कि इंडिया को फिर से सामने आना पड़ा एंड पाकिस्तान को एक फिर से मुक्का मार के एंड वापस भेजना पड़ा. तो दिस वाज द वॉर जहाँ पर पाकिस्तान की एट्रॉसिटीज़ जो थी, जो उसके ऑपरेशन थे ऑन बांग्लादेश, दे वर बिकमिंग वेरी मच सिग्निफिकेंट, दे वर बिकमिंग वेरी मच प्रोमिनेंट, जिसकी वजह से इंडिया में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई. ठीक है, क्या ऑपरेशन थे? देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 में अलग हुए. पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज बन गई, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, एंड बीच में था इंडिया. 1600 किलोमीटर लॉन्ग बीच में बाउंड्री है एंड 2 पाकिस्तान की टेरिटरीज है. अब वेस्ट पाकिस्तान हमेशा से खुद को सुपीरियर समझता था. ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा से ऐसा लोअर फील करवाया जाता था कि ये लोग बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, बस देवर मुस्लिम्स, इसलिए उनको पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल किया हुआ है. तो हमेशा से जब भी कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई भी पाकिस्तान में कोई भी रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, वहाँ पे हमेशा से जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. ठीक है, ऑपरेशन हो रहा था बांग्लादेशी लोगों का वहाँ पर, क्योंकि जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस था, बंगाली जो स्पीकिंग पॉपुलेशन थी और जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उसमें डिफरेंसेस थे. उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी एज कम्पेयर टू बंगाली पीपल. देन यहाँ पे इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थे. ठीक है, पाकिस्तान क्या करता था, यहाँ पर जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, देखो बांग्लादेश हमेशा से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे रहा है. अभी भी आपको पता होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है, वहाँ पे वर्कर्स इजीली अवेलेबल होते हैं. तो ये इनकी जो इकॉनमी में मेजर कंट्रीब्यूटर थे. बट यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था? वेस्ट पाकिस्तान में. अब कंट्रीब्यूट कोई और कर रहा है और डेवलप कोई और हो रहा है, तो ये तो डिफरेंसेस तो आएंगे. सो दिस वाज द डिफरेंस. अगेन यहाँ पे लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को अपने अंदर ये लगा कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग सारा काम कर रहे हैं, पैसा हम लोग दे रहे हैं एंड डेवलपमेंट उनकी हो रही है. तो यहाँ से ये जो डिफरेंसेस है वो स्टार्ट हुए. देन पॉलिटिकल, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, क्यों बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना था? देखो 55% पॉपुलेशन जो है वो किसकी है? बांग्लादेशी लोगों की है. वेस्ट पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, 45% पॉपुलेशन उनकी थी, 55% बांग्लादेशी लोगों की थी. बट इसके बाद भी जो मेजर पोजीशंस हैं, ठीक है, उन पर कौन बैठता था? वेस्ट पाकिस्तान के लोग. तो 55% लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने लीडर्स नहीं हैं जितने 45% पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए लीडर्स हैं. सो अगैन देयर वाज अ डिफरेंस, जो पॉलिटिकल डिफरेंस था. सो दीज वर सम रीजंस जिनकी वजह से जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे. अब यहाँ पर होता क्या है, लाइक एक टाइम आता है 1970 में, इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में, लाइक पूरा पाकिस्तान था वो उस टाइम पे, उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे. तो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं. अब क्या होता है, बांग्लादेश के अंदर एक नई पार्टी बन जाती है उस टाइम पे, अवामी लीग. ठीक है, जिसकी जो मेंबर थी वो शेख हसीना थी. ठीक है, जिनका आउस्टर हुआ था 2024 में. तो ये लोग क्या करते हैं, जो बांग्लादेश में टोटल 162 सीट्स होती हैं. ठीक है, बांग्लादेश में टोटल 162 सीट्स होती हैं, उसमें से 160 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान के लोग नहीं, बल्कि बांग्लादेश, जो फिलहाल में बांग्लादेश से पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी खुद की पार्टी अवामी लीग 160 सीट्स को जीत जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर इसको लीड कौन कर रहा था? मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो इसको लीड कर रहे थे. बट यहाँ पर होता क्या है, अब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. ठीक है, 55% पॉपुलेशन है, इनकी सीट्स भी ज़्यादा आई हैं, तो इनका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए. बट क्या होता है, जो जनरल याया खान है, जो मिलिट्री डिक्टेटर था उस टाइम पे पाकिस्तान में, वो क्या करता है, वो रिफ्यूज़ कर देता है किस चीज़ से, कि हम लोग पावर को हैंड ओवर नहीं करेंगे. किसको? बांग्लादेश को. वो नहीं चाहते थे कोई भी वेस्ट जो लोग हैं उनको छोड़कर ईस्ट वाले जो लोग हैं वो पावर में आए या फिर जो सेंटर में जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा नहीं चाहते थे वो. अब ये क्रिएट करता है एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसा ट्रिगर जहाँ से अनरेस्ट स्टार्ट होता है इन ईस्ट पाकिस्तान. अब ईस्ट पाकिस्तान चाह रहा है कि हमको कैसे भी पाकिस्तान से अलग होना है, बिकॉज दे आर साइड लाइनिंग अस, दे आर शोइंग
कि हम कुछ भी नहीं है और जो एट्रोसिटीज़ हमारे ऊपर हो रही हैं वो तो हमें पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अनरेस्ट स्टार्ट हो गया ईस्ट पाकिस्तान में, जो अनरेस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। एंड यहाँ पर इसके क्रैकडाउन के लिए, ठीक है, अगेन पाकिस्तान हमेशा से ही करता है, कुछ भी हो जाए, जैसे अभी कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में तो उसको मिलिट्री को भेज के वहाँ पर मिलिट्री क्रैकडाउन कर दो, एंड ये एक सोल्यूशन होता है उनके पास में। तो उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया, ठीक है, वेरी बैड ऑपरेशन, जिसको जो बहुत सारे लोग हैं वो जीनोसाइड तक बोलते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं उसको जीनोसाइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, जीनोसाइड जब भी वर्ड आता है तो मुझे हिटलर याद आ जाता है। तो जीनोसाइड था ये जो ऑपरेशन था, वो इट वॉज अ जीनोसाइड, लोगों को मारा जा रहा था। एंड ये पाकिस्तान मिलिट्री जो थी वो ये काम कर रही थी, ठीक है, जो फीमेल्स उनको रेप किया जा रहा था, बच्चों को मारा जा रहा था। सो दिस वॉज अ वेरी हीनियस ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान ने किया इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और एंड यहाँ पर फिर बनती है मुक्ति वाहिनी। अब वही नहीं, क्योंकि ये जो एट्रोसिटीज़ हैं दीज वर एट अ मेजर लेवल, दीज वर एट अ नेक्स्ट लेवल। इतने सारे एट्रोसिटीज़ के बाद में कोई भी दबना नहीं चाहेगा। एंड दीज बंगाली पीपल, दीज बांग्लादेशी पीपल, व्हाट दे डिड, दे मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स जिसको मुक्ति बहिनी बोला गया। एंड दिस मुक्ति बहिनी इन्वॉल्व द गुरिल्ला फाइटर्स, जो किससे फाइट करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी से फाइट करेंगे। एंड दिस वाज द मुक्ति बहिनी जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया, ठीक है। दिस मुक्ति बहिनी वाज द फोर्स जिसको इंडिया ने आर्म्स सप्लाई किए, इंडिया ने एम्यूनिशन दिया, एंड इंडिया ने ट्रेनिंग भी दी, ठीक है, किससे लड़ने के लिए, पीओके से लड़ने के, सॉरी, पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ने के लिए। सी, अब इंडिया कैसे इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। अब आ जाता है मार्च, यहाँ से मार्च 1971 से ऑटम आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम तक, मार्च 1971 से अक्टूबर अराउंड तक, क्या 10 मिलियन लोग जो थे, 10 मिलियन रेफ्यूजीज़, वो कहाँ पे आ चुके थे, असम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। अगर आपने अभी लेटेस्ट न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि बांग्लादेशी लोग जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनके लिए लाइक न्यूज़ में रहता है कि उनसे हम लोग सिटीजनशिप के लिए मांग करते हैं। क्यों, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे क्यों आ जाते हैं। एक तो सबसे पहले पोरस बॉर्डर है हमारा, और उससे पहले बहुत सारे बांग्लादेशी लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, ठीक है। जैसे जब ये हुआ था 1971 हुआ था, 1971 वॉर हुई थी, उस टाइम पे जब ये एट्रोसिटीज़ चल रही थी पाकिस्तान में, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन क्या बचता है कि पाकिस्तान मिलिट्री एक तरफ से हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इंडिया में चले जाते हैं। तो 10 मिलियन लोग, इट इज़ अ वेरी बिग नंबर, ये लोग असम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा में चले जाते हैं। अब इंडिया उस टाइम पे खुद अपने पॉपुलेशन को पेट भरने के लिए एक अपनी इकॉनमी को चला रहा है। अब इन 10 मिलियन लोगों को एक्स्ट्रा ऐड करके दे वर एडिंग अ बर्डन ऑन अस, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हमें कैसे भी करके उनको वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, ठीक है। एंड वी एट दैट टाइम डिसाइडेड, एट दैट टाइम आर PM वॉज इंदिरा गांधी, एंड शी डिसाइडेड दैट वी नीड बांग्लादेश लिबरेशन। हमको बांग्लादेश को कैसे भी लिबरेट करवाना है, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। तो अब इंडिया क्या करती है, इंडिया मुक्ति वाहिनी जो मेन फोर्स थी उसी को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि वही इन दी एंड एक फोर्स है जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री से लड़ेगी। इंडिया सपोर्ट करती है उनको, आर्म प्रोवाइड करती है, एम्यूनिशन प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। एंड देन टाइम आता है 3 दिसंबर 1971। अब पाकिस्तान को पता लग जाता है कि इंडिया मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। पाकिस्तान अपना नया ऑपरेशन चंगेज़ खान जो है उसको क्या करता है, चंगेज़ खान इसको यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे एक न्यू ऑपरेशन आता है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, ये लोग एयर स्ट्राइक्स करते हैं ऑन आर फॉरवर्ड एयरफील्ड्स, जिसमें आपके इन्वॉल्व है अम्बाला, अमृतसर एंड अवंतीपुर, जो आपके फॉरवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ हैं पाकिस्तान से। यहाँ पे ये लोग एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। अब दिस वाज एन एग्रेशन, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से एक एग्रेशन था, तो इन्होंने पहले से एग्रेशन दिखाया है, तो इंडिया का हक बनता है कि हम जवाब दें। एंड एट द टाइम इंदिरा गांधी डिसाइडेड कि हम लोग फुल स्केल वॉर में इन्वॉल्व हैं, एंड एट द टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड कि हम लोग वॉर में इन्वॉल्व हैं। तो 3 दिसंबर वाज द डेट जब पाकिस्तान ने ये वॉर को स्टार्ट किया। एंड एट द टाइम वी वर फुली प्रिपेयर्ड, हमको सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है, एंड आवर नेवी वॉज प्रिपेयर्ड। तो इस वॉर में जो नेवी है उसका मेजर रोल है। 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है। वाई रीज़न आप मुझे बताओगे? The next thing from this battle is the leadership. And before this, I just want to say sorry to you all because I have to change from that smart board
काइंड ऑफ वीडियो जहाँ पे हम लोग स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे थे टू दिस फेसलेस वीडियो. दिस इज बिकॉज ऑफ सम रीजन. सो आई थिंक आप लोग मेरी सॉरी एक्सेप्ट करेंगे एंड यू विल सी कि जो कंटेंट है वो सेम है, क्योंकि पर्सन सेम है, पढ़ाने वाला सेम है, तो यू विल सी द सेम कंटेंट एंड द सेम एनर्जी. ऑल्सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आपको और भी एक 1999 वॉर पढ़नी है 1971 के बाद में, ठीक है. तो लीडरशिप कौन लीड कर रहे थे, किसके आइडियाज थे ये? तो द लीडिंग women from India was Prime Minister, and she was Indira Gandhi at that time. And she was getting help from Army Chief, Air Force Chief and Navy Chief. अब एक ऐसा ट्रायो जिन्होंने ये पूरी वॉर को जीतने में हेल्प किया. आर्मी चीफ थे एट दैट टाइम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एंड द एयर फोर्स चीफ वाज एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल और पीसी लाल. एंड नेवी चीफ जो थे वो थे सरदारी लाल मित्रदास नंदा. तो ही वाज एसएम नंदा एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो इतना पावरफुल एंड इतना अमेजिंग ऑपरेशन इंडियन नेवी का शो हुआ था उस टाइम पे. उसके लिए उसकी जो आइडियोलॉजी थी उसको लीड करने के लिए ही वाज रिस्पॉन्सिबल. देन कम्स मेजर बैटल्स, ठीक है. इस वॉर में कुछ ऐसी बैटल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बैटल्स थी जहाँ पर एक्सेप्शनल ब्रेवी शो की गई थी बाय आर सोल्जर्स. फर्स्ट वाज बैटल ऑफ लोंगेवाला. तो ये तो आप सबको पता होगी. आई थिंक आप सबने बॉर्डर मूवी देखी है, ठीक है. बॉर्डर पार्ट 2 भी आ गया, तो बॉर्डर पार्ट 1 जिसने देखी है उसको पता होगा कि बॉर्डर पार्ट 1 स्टार्ट्स विद दो सैंड ड्यून्स, ठीक है. तो वो ये जो लोंगेवाला दिस पोस्ट और दिस फॉरवर्ड एरिया इज इन राजस्थान, एंड it was attacked by the uh, the Pakistani army and they were using tanks. तो उन टैंक्स को भगाने के लिए we just have few men, ठीक है. उन मेन ने पर पूरी नाइट उन टैंक्स को रोक कर रखा एंड देन हमारी एयरफोर्स आती है फॉर द रेस्क्यू, ठीक है. एंड हु वाज लीडिंग दोज ट्रूप्स? ही वाज मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, ठीक है. आपने लाइक मूवी में देखा होगा जो मेन लीड थी, लीड जो थी उसको, उसका जो रोल था, ठीक है, वो किसके लाइक ऊपर बनाया गया है? मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, ठीक है. देन बैटल ऑफ हिली इज देयर, बैटल ऑफ बसंतर इज देयर. देन नेवी का ऑपरेशन था ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जिसके बाद पता लगता है कि हाउ आर नेवी इज पावरफुल एंड हाउ पाकिस्तान नेवी इज दैट काइंड ऑफ नेवी जो बस दिखाती है बट है कुछ नहीं, ठीक है. तो एट दैट टाइम ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था. अगर मुझे लाइक आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो जहाँ पे मैं आपको सारे ऑपरेशन जितने भी हुए हैं इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के, उनके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करके बढ़ाऊंगी. तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि ये ऑपरेशन ट्राइडेंट कितना अमेजिंग ऑपरेशन था. यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बोट्स को यूज करके वी अटैक्ड ऑन कराची पोर्ट, ठीक है. देन कम्स द पीवीसी अवॉर्डीज. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अवॉर्डी है. वाई? देखो सारे अवॉर्डीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 21 के 21, बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है क्योंकि ये जो इंडियन एयरफोर्स के ओनली पीवीसी अवॉर्डी हैं. इंडियन एयरफोर्स से केवल एक ही पीवीसी अवॉर्डी है जो 1971 वॉर से है. ही इज़ फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, ठीक है. और उसके बाद में है, ये तीनों आर्मी से हैं, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल एंड लांस नायक अल्बर्टिका, ठीक है. ये चारों के चारों जो अवॉर्डीज हैं दीज आर फ्रॉम 1971 वॉर. देन कम्स द फाइनल वर्डिक्ट. व्हाट हैपेंड इन द एंड? तो आपको पता है क्या हुआ था. डिसाइसिव इंडियन विक्ट्री हुई थी. ऑब्वियसली ये चीज़ ही होनी थी क्योंकि इंडिया वाज वेरी मच अवेयर एट द टाइम कि होने क्या वाला है. देन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया था बाय पाकिस्तान जनरल ए के नियाजी, एंड यहाँ पर किसके लिए साइन किया गया था? टू लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ऑन 16 दिसंबर, ठीक है. तो 13 डे था और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस. देखो एक कारगिल विजय दिवस होता है वो अलग होता है, और एक ये है 16 दिसंबर को. ये हमें 1971 वॉर के विक्ट्री के बाद में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ विजय दिवस, ठीक है. यहाँ पे ये नियाजी हैं और ये हमारे जगजीत सिंह अरोरा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा. सो एट दैट टाइम ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था वो साइन किया गया था बाय पाकिस्तान, ठीक है. नाउ कम्स द फाइनल वॉर, नॉट वॉर, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज रिलेटेड टू कारगिल, ठीक है. कारगिल कहाँ पे है? जो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, लद्दाख रीजन, कारगिल वहाँ पर है. इट इज़ अ माउंटेनियस हिली रीजन, ठीक है. बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है. तो ये इसकी जो स्टोरी है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस ओनली.
बट सबसे पहले हम लोग ड्यूरेशन देखते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 3 मई 1999 एंड ये एंड हुई थी 26 जुलाई 1999, जब हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो अभी जुलाई में 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। अब यहाँ पर ये स्टार्ट कैसे होती है, उससे पहले लेट्स नो कि यहाँ पे लीडरशिप में कौन कौन इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले द प्राइम मिनिस्टर वॉज अटल बिहारी वाजपेयी एंड आर्मी चीफ एट द टाइम वॉज वेद प्रकाश मलिक एंड एयरफोर्स चीफ वॉज एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत तिपनस एंड नेवी चीफ वॉज एडमिरल सुशील कुमार। ओके, सो आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक, एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल यशवंत सिंह टिपनस एंड the Navy chief was Admiral Sushil Kumar. Okay, so what was the story? अब देखो 1999 में होता ऐसा है कि जो ये रीजन्स हैं जैसे द्रास है, कारगिल है, दीज आर दोज रीजन्स, और बतालिक है, ये वो रीजन्स है जहाँ पर इन रीजन्स में लोगों का रहना इम्पॉसिबल है इन एक्सट्रीम विंटर्स, क्योंकि यहाँ पर जो विंटर्स में टेम्परेचर जाता है इट इज़ अराउंड -40 to -60 डिग्री सेल्सियस। आप सोचो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम लो है ये टेम्परेचर। यहाँ पर जाना एंड यहाँ पर रहना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अब एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कन्वेंशन क्या होता है कि यू आर नॉट सेटिंग अ रूल, कि मतलब ये कोई ग्लोबल रूल नहीं है, फिर ऐसा कोई बुक्स में रूल नहीं लिखा गया है, लॉ नहीं है, बट इट्स अ कन्वेंशन, जैसे हम लोग करते आए हैं ऐसा कन्वेंशन। तो कन्वेंशनली जो सोल्जर्स थे दोनों साइड के, इंडिया एंड पाकिस्तान, वो क्या करते थे, अपनी जो पोस्ट है वो विंटर्स के टाइम पे स्प्रिंग में ही वो लोग उसको वेकेट कर देते थे, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, सॉरी इट्स नॉट स्प्रिंग, ऑटम के टाइम पे उसको विकेट कर देते हैं एंड बाद में मार्च के टाइम पे वो लोग वापस आ जाते थे। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो पाकिस्तान के सोल्जर हैं, ठीक है, दे विल एंटर दोज पोस्ट जो कि इंडियन सोल्जर्स ने वेकेट कर दी हैं, और कब जाएंगे वो लोग, डेड विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है। उस टाइम पे इन्होंने अपने सोल्जर्स को बहुत सारे हेवी क्लोथिंग दे के एंड अम्यूनिशन दे के, आर्म्स दे के इन्होंने उनको वहाँ बिठा दिया और उन पोस्ट में उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो एट दैट टाइम दे एंटर्ड दोज पोस्ट जो इंडियन सोल्जर्स ने वेकेट कर दी थी। अब इसके अकॉर्डिंग तो जो कन्वेंशन था वो उन्होंने ब्रीच कर दिया था। ठीक है, सो दे ब्रीच दैट कन्वेंशन। अब इंडिया को ये पाकिस्तान के जो प्लान है वो पता लगता है, बट पाकिस्तान का प्लान क्या था? ठीक है, पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम लोग ये जो हमें अभी हमारा जो प्लान हमने स्टार्ट किया है, इसको हम लोग वर्ल्ड को ऐसे दिखाएंगे कि ये जो लोग गए हैं पोस्ट में वो इंडियन आर्मी को जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं ही नहीं। वो लोग ट्राइबल पीपल हैं एंड वो लोग जो कश्मीर से हैं एंड दे आर मुजाहिदीन। ठीक है, दे आर अगेंस्ट इंडिया। तो ये उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की। तो इन्होंने जो उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, ठीक है, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, उनको क्या किया, दे रेस्ड दोज सोल्जर्स एंड किसके लिए, फॉर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। सबसे पहले उनको हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में ट्रेन किया एंड दे वर डिस्गाइज्ड एज कश्मीरी मुजाहिदीन। ठीक है, तो इनके खुद के सोल्जर्स थे पाकिस्तान आर्मी के एंड उनको उन्होंने डिस्गाइज करवाया एंड दे वर एक्चुअली लुकिंग लाइक कश्मीरी मुजाहिदीन। तो यहाँ पर वर्ल्ड को वो क्या दिखाना चाहते थे कि ये एक लोकल अपराइजिंग है, ना कि पाकिस्तान की तरफ से कोई यहाँ पे एग्रेशन है। बट इंडिया ने उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि इंडिया नोज वेल कि पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है। ठीक है, तो इंडिया ने उनके बूट्स को देख के, क्योंकि बूट्स जो थे उनके पाकिस्तान आर्मी से मैच कर रहे हैं, लाइक दीज कश्मीरी मुजाहिदीन कैन नॉट हैव दोज काइंड ऑफ बूट्स जो पाकिस्तानी आर्मी के पास में। देन द काइंड ऑफ वेपन्स, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे वर यूजिंग। देन पोस्ट, ठीक है, पोस्ट का जो बनाने का तरीका था वो अलग था। ठीक है, सोल्जर्स जो बनाते हैं वो पोस्ट अलग होती हैं। तो these were the things जिसके हेल्प से इंडिया ने आइडेंटिफाई किया कि हाउ पाकिस्तान वाज एंटरिंग देयर पोस्ट एंड हाउ दे आर showing this thing to the world that they are not their soldiers, they're the people from Kashmir itself. ठीक है, अब इनका प्लान था कि जो श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर से जो रोड लद्दाख को जोड़ रही है, NH1D, एट द टाइम NH1D जो था उसको ये लोग ब्लॉक करना चाहते थे। एंड यहाँ पर किस रीजन से इसको ब्लॉक किया जा सकता था, द्रास एंड कारगिल में जो पहाड़ियाँ हैं उससे अगर डायरेक्टली यहाँ से फायरिंग होगी, शेलिंग होगी, तो इस रोड को कैसे भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। और श्रीनगर से एक बार लद्दाख का जो ये रोड है ये ब्लॉक हुआ
तो यहाँ पर इस ब्लॉकेज की वजह से श्रीनगर से लद्दाख में कुछ भी सामान नहीं जा पाएगा, फिर वो चीज़ें एयरलिफ्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट थी द्रास एंड कारगिल में, जैसे टोलोलिंग, ठीक है, टाइगर हिल। तो ये जो पोस्ट थी ये माउंटेन्स में ऊपर साइड थी, और नीचे हमारा NH1 भी था। यहाँ से ये लोग अगर शेलिंग करेंगे तो ये जो रोड है इसको ब्लॉक कर देंगे, ये इनका प्लान था, ठीक है। अब ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग पहुंच जाते हैं, 130 पोस्ट जो थी उन उन सब में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। 160 किलोमीटर जो स्ट्रेच था उसमें 130 पोस्ट फैली हुई थी इंडियन सोल्जर्स की, उन सब में ये सारे के सारे जो पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं वो फैल जाते हैं। एंड ये चाहते थे कि जो कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो जाए, ठीक है। इस के चलते जो कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो जाए, क्योंकि सबको लगेगा कि कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, ये लोग इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया की पोस्ट में घुस गए हैं, एंड ये चाहते हैं कि कश्मीर इनसे अलग हो जाए। ये जो था ये प्लान किसका था? पाकिस्तान का। बट ये प्लान एक्चुअल में क्या हो गया? दिस प्लान गॉट फेल्ड, ठीक है। जो इंडिया की इतनी एक्सेप्शनल फोर्स है, ठीक है, उसमें वी हैव आवर इन्फेंट्री, वी हैव आवर आरटी, तो उन दोनों ने मिलकर, लाइक आरटी स्पेशली यूज्ड बोफोर्स। अगर आपने आरटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आरटी में दे यूज्ड हाई कैलिबर गन्स, उसमें से बोफोर्स एक गन्स हैं जो कि माउंटेनियस रीजन के लिए या फिर ज़्यादा वर्टिकल उनका अगर कोई हमें फायरिंग करनी है, शेलिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग बोफोर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। देन प्लस इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का कौन सा ऑपरेशन था? सफेद सागर, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 यूनिट्स और दीज 3 यूनिट्स फ्रॉम इंडियन मिलिट्री वी वन दिस वॉर, ठीक है। यहाँ पर इन लोगों को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि एट दैट टाइम दे आर सोल्जर्स वर शोइंग the exceptional bravery, and the kind of tactical things they were bringing at that time was amazing, ठीक है। तो जो भी अगर आपने विक्रम बत्रा मूवी देखी होगी, है ना, तो वो उसमें आपको पता लगा होगा कि हाउ दीज पीपल वर इन्वॉल्व इन दिस वॉर, एंड इनमें इन लोगों ने जो ब्रेवरी दिखाई है दैट वाज एक्सेप्शनल, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी मेजर बैटल्स इन्वॉल्व थी? तो बैटल ऑफ टोलोलिंग वाज देयर, देन जो टाइगर हिल पे असॉल्ट हुआ था, ठीक है, जिससे कौन एसोसिएटेड है आप मुझे बताना, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं .4660, एंड बैटल ऑफ .4875 जिसको बत्रा स्टॉप भी नाम दिया गया है, एंड द क्लियरिंग ऑफ खालूबार रिच जो कि बतालिक सेक्टर में है, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन परमवीर चक्र अवॉर्डीज थे? तो यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, ठीक है, उनको पॉस्टमसली ये दिया गया। देन लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे हैं, उनको भी ये पॉस्टमसली दिया गया। देन ग्रेनेडियर युगेंद्र सिंह यादव हैं, इनको ये अभी लिविंग पीवीसी हैं, ठीक है। और राइफलमैन संजय कुमार, ये लोग हैं, इनको ये पीवीसी मिला है फ्रॉम 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, ओके। एंड व्हाट वाज द फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट? तो यहाँ पर डिसाइसिव इंडियन विक्ट्री थी। फाइनली एलओसी को छोड़ के पीछे जाना पड़ा उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को, ठीक है। पाकिस्तान ने जो ये काम किया था उसको फिर से पता लग गया कि इंडिया इज देयर फादर, ठीक है। इंडिया जो है उसको पता है कि कहाँ तक उसकी रीच है, एंड कहाँ तक वो पाकिस्तान को रोक सकता है, और कहाँ तक पाकिस्तान को वो वापस घर में भी मार सकता है। देन यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, इट वाज ऑपरेशन विजय, ठीक है। एंड ये आर्मी का ऑपरेशन था। एयरफोर्स का ऑपरेशन था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, एंड एट द टाइम क्योंकि नेवी का कोई ऐसा सच रोल नहीं था, बट फिर भी उन्होंने ऑपरेशन तलवार यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था। एंड उन्होंने ये किया हुआ था कि नेवल ब्लॉकेड वहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम 1971 में व्हाट दे डिड, ठीक है, तो उसके बाद से 1999 में नेवी वाज फुली प्रिपेयर्ड, उन्होंने अरेबियन सी में नेवल ब्लॉकेड करके रखा हुआ था। देन यहाँ पर जो भी हमारे पास पीक्स थी, ठीक है, जितनी भी हमारे पास पीक्स थी उन सबको हम लोगों ने वापस से ऑक्यूपाई किया, ठीक है। और पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनको 26 जुलाई को वापस से जाना पड़ा एलओसी से पीछे, ठीक है। एंड दिस इज नाउ commemorated as Kargil Vijay Divas, 26th of July, right? So this was all about all these wars or conflict, 1947, 1962, 1965 and 1971, and this last conflict 1999. I hope this video was useful for you. अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा, you can just click that like button, and आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। आई कीप ऑन पोस्टिंग दीज वीडियोस, एंड डिफेंस रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होती है, लाइक ऑपरेशंस हैं, उनके पीछे जो स्टोरीज हैं, देन हाउ यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फॉर योर एसएसबी योर डिफेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम दीज वीडियोस, तो आई मेक श्योर कि मैं ऐसी वीडियोस और भी आपके लिए बनाते रहूँगी। So this was all from this video,
and we will meet again shortly in the next video soon. Till then, bye bye.